प्यारे बच्चों, आपका द कंसेप्ट चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के जैव प्रक्रम से संबंधित एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे जनन रिप्रोडक्शन कहा। तो चूंकि यह जो टॉपिक है वह जैव प्रक्रम से संबंधित है, तो सबसे पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए कि जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस कहते किसे। तो कहता है कि इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए या फिर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों के द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण कार्य ही जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस का, यानी कि अपने लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी जीवों के द्वारा मिलकर किए जाने वाला संपूर्ण क्रियाओं को ही हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। तो कोई जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रक्रम को करता है, मतलब वो कौन सी क्रियाएं हैं जिसे हम लोग करेंगे तो जीवित रह सकते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। तो इसमें सबसे प्रथम नंबर पे आता है वह है पोषण। तो पोषण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी सजीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, उनका पाचन करना, पाचन करने के बाद अवशोषित करना और अवशोषित भोजन को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण। तो पोषण में मनुष्य क्या करता है कि भोजन को सर्वप्रथम वो ग्रहण करे, ग्रहण करने के बाद जो है वो भोजन का पाचन करे, पाचन करने के बाद बचे हुए भोज्य पदार्थों का वह अवशोषण करता है और वह शोषित भोज्य पदार्थों का उपयोग करता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया मिल करके कहलाती है पोषण। तो पोषण के कारण सजीव को ऊर्जा प्राप्त होता है, उसके शरीर को रक्षा होती है, रक्षा प्राप्त होता है और साथ में सजीव के शरीर में वृद्धि और विकास होता है। यानी कितने सारे प्रक्रियाओं को करने के लिए पोषण का होना आवश्यक है। पोषण नहीं होगा तो जीव के शरीर में वृद्धि नहीं होगा, पोषण नहीं होगा तो सजीव का जो शरीर है उसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाएगा। दूसरा नंबर पे आता है श्वसन। तो श्वसन क्यों आवश्यक है? तो यदि कोई सजीव श्वसन नहीं करेगा तो श्वसन नहीं करने से भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। और यदि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उस जीव को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और जब जीव को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो वह किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यानी कि अपने जीवन को बनाए रखने के लिए श्वसन का भी होना आवश्यक है। तीसरे नंबर पे आता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर बनने वाले सभी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। हमारे शरीर के अंदर जब उपापचय मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं होती है तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जहरीले होते हैं और वो पदार्थ हमारे शरीर के कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और उसके कारण उन्हें बाहर निकालना आवश्यक है। तो यहाँ पे उत्सर्जन भी एक प्रमुख जैव प्रक्रम है। यदि उत्सर्जन नहीं होगा तो जीव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, उसका जीवन समाप्त हो सकता है। चौथे नंबर पे आता है अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है? तो अनुकूलन का अर्थ होता है कि प्रत्येक जीव जिस वातावरण में रहे उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। यदि कोई जीव के अंदर अनुकूलन की क्षमता नहीं है तो फिर वह जीव जो है अपने अस्तित्व को बचाए करके नहीं रख सकता, अपने जीवन को लगातार बना करके नहीं रख सकता। इसलिए अनुकूलन भी जैव प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पांचवें नंबर पे आता है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय ये क्या?
तो कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी पार्ट्स उपस्थित हैं वो सब के सब कंट्रोल होने चाहिए और कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क करने चाहिए। मतलब हमारे शरीर में मस्तिष्क है जो कि सभी अंगों को कंट्रोल करता है, और हमारे पास अंग के रूप में हाथ है, आंख है, मुंह है, नाक है, हार्ट है। इन सभी चीजों को कंट्रोल करने का कार्य करता है मस्तिष्क। और यदि मस्तिष्क अपना नियंत्रण खो दे तो कोई भी अंग जो है समन्वयन तरीके से यानी कि कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क नहीं कर पाए। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारा हाथ का कार्य है लिखना, और हमारा जो मस्तिष्क है यह अपना कंट्रोल खो चुका है हाथ पर। तो क्या हम इस हाथ का प्रयोग लिखने के लिए कर सकते हैं? अब चाह तो रहे हैं कलम से लिखना, और किसी को एक झापड़ लगा दें। तो जब झापड़ लगाएंगे तो फिर से हमारा अस्तित्व खतरे में आ सकता है। हृदय का कार्य है धड़कन, जिसको कंट्रोल करता है हमारा मस्तिष्क। और यदि मस्तिष्क का कंट्रोल हार्ट पर से हट जाए, हमारा बीपी हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर जो हार्ट है वो कार्य करना बंद कर। तो इस स्थिति में भी हमारे अस्तित्व पे, हमारे जीवन पे खतरा आ सकती है। या फिर पाचन, पाचन को भी मस्तिष्क कंट्रोल करता है। यदि मस्तिष्क अपना नियंत्रण खो दे तो छोटी आंत कुछ और तरीके से कार्य करेगा, बड़ी आंत कुछ और कर रहा है, हमारा आमाशय कुछ और कर रहा है, मुंह कुछ और कर रहा है। काम है खाने का, अब खाने के लिए भोजन को मुंह में रखें, अब चबाना। तो चबाने की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल किया जाता है मस्तिष्क से। अब मुंह में भोजन को रख के गाना गा रहा है, इसका मतलब हमारे जो मुख गुहा है उसके मस्तिष्क का कोई कंट्रोल नहीं। हमें भोजन को मुख में रख के उसको चबाना चाहिए, लेकिन उसको हम लोग चबा नहीं पा रहे हैं। और उसके पीछे एक ही वजह है कि हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण खत्म हो गया है, जिसके कारण अंग समन्वयित तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। यानी कि मिलजुल के काम करना। समन्वय का मतलब होता है मिलजुल कर एक नियंत्रित तरीके से कार्य करना। और छठे नंबर पे आता है जनन। जनन, तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है, जो चैप्टर शुरू होने वाला है, वो हमारा ये 6 नंबर का चैप्टर है कि जनन होता क्या, और जनन यदि हो रहा है तो आखिर क्यों आवश्यक। जैसे हम लोग जाने ना भी कि पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, क्यों जरूरी है, उत्सर्जन क्या होता है, क्यों जरूरी है, अनुकूलन क्या होता है, क्यों जरूरी है, नियंत्रण और समन्वयन क्या होता है, क्यों जरूरी है। तो उसी प्रकार से हमारा चैप्टर है कि जनन, जनन क्या और यह क्यों जरूरी है। तो जनन का परिभाषा कहता है कि प्रत्येक सजीव में एक क्षमता पाई जाती है जिसके द्वारा वह अपने समान नए जीवों को जन्म दे सकता है। उसी क्षमता को हम लोग कहते हैं जनन। तो जनन क्या? तो जनन सजीवों की वह क्षमता है, या फिर क्षमता की जगह हम लोग प्रक्रिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि किसी भी सजीव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने समान नए जीवों को जन्म देता है, उसी को हम लोग कहते हैं जनन। तो ये हो गया जनन का परिभाषा। अब जनन क्यों आवश्यक है? यदि जनन नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आखिर हमारे जीवन पे क्या अस्तित्व आ सकता है? तो जनन के कुछ लाभ हैं, और वो लाभ यह है, नंबर 1, इससे होता क्या है कि जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। सबसे पहला, जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, और जिसके कारण उनकी जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जाती है। तो सबसे पहला जो लाभ है जनन से वो तो यही है कि जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। और जो दूसरा नंबर जो लाभ है जनन का, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कि इसके द्वारा पृथ्वी पर निवास करने वाले किसी भी प्रकार के जाति का अस्तित्व बना रहता है। यदि जनन नहीं हो, जनन का गुण नहीं हो, जनन का क्षमता नहीं हो सजीव में, तो वह जाति विलुप्त हो जाती है। जैसे मनुष्य की बात करते हैं, तो मान लीजिए मनुष्य जनन करने की क्षमता खो दे,
मनुष्य जनन ही ना कर पाए तो क्या हो, आगे कोई पीढ़ी नहीं है। और जब कोई पीढ़ी नहीं आएगी तो आज से 40 साल, 50 साल, मैक्सिमम 100 साल के बाद पूरे पृथ्वी पर से मनुष्य जाति का नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मनुष्य जाति। यदि गाय के अंदर का जनन का क्षमता खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो पृथ्वी पर से पूरा का पूरा गाय जाति भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि जनन जो है पृथ्वी पर निवास करने वाले किसी भी जीव के जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करता है। और जो तीसरा नंबर लाभ होता है इससे, कि इसके द्वारा जीव एक बेहतरीन अनुकूलन को प्राप्त करते हैं। मतलब माता पिता के अंदर से बच्चों में केवल वही गुण जाता है जिस गुण को बच्चे प्राप्त कर माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल सके। जैसे पृथ्वी पर लगातार ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण हो क्या रहा है कि जो पिछले पीढ़ी के लोग थे उनको ज्यादा गर्मी लगती थी, तो उसके अंदर से वैसे गुण अगले पीढ़ी में जाएगा कि अगले पीढ़ी के जो बच्चे हैं उसे थोड़ी सी गर्मी का एहसास कम होगा, यानी कि अपने आप को जो है उस वातावरण में ढाल दे। तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के हमें लाभ या फिर 3 लाभ देखने को मिलते हैं। पहला नंबर संख्या में वृद्धि होता है, दूसरा नंबर कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के, सभी सजीवों के जाति का अस्तित्व बना रहता है, और तीसरा नंबर यह होता है कि इसके कारण जो आगे आने वाली पीढ़ियां होती है वह अपने आप को वर्तमान माहौल के अनुसार एक बेहतरीन अनुकूलन को प्राप्त करता है और वह एक बेहतरीन लाइफ को जी सकता है। तो इसीलिए जो है जनन आवश्यक। तो यदि अपने जाति के अस्तित्व को समाप्त नहीं करना चाहते हैं तो जनन कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जनन है, बात किया जाए तो डिपेंड करता है 2-3 चीजों पर। नंबर 1 शारीरिक, इसमें भी और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो शरीर की आंतरिक संरचना, यहाँ पे हिंदी और सही दुर्गा जी में गलती हो सकता है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। दूसरा नंबर कि शरीर का विज्ञान कैसा है, जिसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। शरीर का विज्ञान। और जो तीसरे नंबर पे आता है वह होता है वासस्थान। वास तो इन 3 चीजों पे जो है जनन की विधियां डिपेंड करती है। सबसे पहला चीज कि शरीर का जो है आंतरिक संरचना कैसा, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा, अंदर में कौन कौन से अंग पाए गए, वह अंग का साइंस कैसा है। अब अंग है तो सभी अंग का विज्ञान अलग अलग होता है, सभी अंग के कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो वह जो है उसका विज्ञान कैसा है, और वह जीव किस प्रकार के स्थल पर निवास कर रहा है, किस प्रकार के क्षेत्र में निवास कर रहा है। तो इन तीनों चीजों पर जो है किसी भी प्रकार के जनन की प्रक्रिया नहीं होती। जैसे मनुष्य और बंदर, आंतरिक संरचना लगभग समान है, आंतरिक संरचनाएं जो लगभग समान है, और शरीर का विज्ञान भी लगभग समान है, लेकिन दोनों का जो वास स्थल है उनका थोड़ा सा डिफरेंस। यही कारण है कि कुछ एक जो प्रक्रियाएं हैं वो मनुष्य से जो है, और जो चिंपैंजी जो बंदर है उनसे जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो भी लगभग समान है। पेड़ पौधे की बात करते हैं तो पेड़ पौधे का शरीर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो कुछ अलग होता है, उनका फिजिक्स कुछ अलग, काम करने का जो तरीका है विज्ञान है कुछ अलग, उनका वास स्थल अलग होता है। वो इस प्रकार से हम जैसे घरों में नहीं रहते, तो उनका जो जनन करने का तरीका होगा वो अलग। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग होता है, उनके शरीर का जो विज्ञान होता है तो उनके शरीर के अंदर जो भी पार्ट्स मौजूद है वो किस प्रकार से कार्य करेंगे वो अलग होता है, और उनके रहने का वास स्थल भी अलग होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जनन जो होता है, जनन की जो प्रक्रियाएं होती है वह 3 चीजों पर निर्भर करती है। यदि हम लोग आगे बढ़े तो जनन को मुख्य रूप से
दो प्रकार में बांटा गया। तो जनन के बारे में बात किया जाए तो जनन एक अकेला जीव भी कर सकता है, और जनन के लिए दो जीवों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एक प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन। तो क्या होता है अलैंगिक जनन और क्या होता है लैंगिक? तो जब अलैंगिक जनन की हम लोग बात करते हैं तो अलैंगिक जनन का डेफिनेशन यह कहता है कि जनन की वह विधि जिसमें संतति की उत्पत्ति, संतति मतलब नए बच्चे, जनन की वह विधि जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जनक, एकल जनक के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। काफी आसान सा डेफिनेशन है, आप लोग भी लिख सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। मतलब यहाँ पे खुद ही मेल है, खुद ही फीमेल है, ना मेल का जरूरत है ना फीमेल का जरूरत, सारा का सारा काम। इस प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं एकल जनन, सॉरी अलैंगिक जनन। तो संतति का मतलब होता है नया जीव या नया बच्चा हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे नई जीव बोलना काफी अच्छा रहेगा। और जनक का मतलब होता है पेरेंट्स, माता पिता, माता। तो इस प्रकार से जन्म लेने वाले जीवों की एक खासियत होती है कि वह बिल्कुल आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता के समान होते हैं। मनुष्य से समान नहीं होते। मनुष्य में कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। मम्मी काली है तो पुत्र हो गया काला, मम्मी गोरी है पापा गोरे हैं, बेटा हो गया काला। यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए का डिफरेंस, आनुवांशिक डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन जब अलैंगिक जनन की बात किया जाए तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान या उत्पन्न होने वाले संतति आनुवांशिक रूप से पूर्णतः अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में एकल कुंजक, एकल कुंजक भी कहा जाता है। मतलब फुल्ली कॉपी, जैसी मम्मी वैसी कुत्ता, जैसी मम्मी वैसी बेटी। हालांकि यहाँ पे माँ बेटी या फिर बाप बेटा या फिर माँ बेटा कंसेप्ट नहीं आता। हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है, आगे डिटेल में इसके बारे में चर्चाएं करनी है। तो यहाँ से हमें, हम लोगों ने अलैंगिक जनन के परिभाषा को देख लिया कि यदि कोई नया जीव का उत्पत्ति एक ही माता पिता से हो रहा है, माता पिता यहाँ पे अलग अलग नहीं है कि वो एक ही जीव है और उसी जीव से जो है नया संतान उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रकार के हम लोग जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन। और इसमें जो जीव होता है वह पूर्णतः आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता के समान होता है, इसलिए उसको हम लोग जनक का क्लोन कहते हैं। जब लैंगिक जनन की बात आती है तो लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेते हैं, और भाग लेने के बाद जो है उनके युग्मकों का मिलना आवश्यक है, युग्मकों का मिलना आवश्यक है। गैमेट, युग्मक को हम लोग कहते हैं गैमेट। तो लैंगिक जनन का परिभाषा क्या करता है? कहता है जनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत लिंग वाले युग्मकों के मिलने से नए जीव का जन्म होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल का कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल का गैमिट अलग होता है, फीमेल का गैमिट अलग होता है। और जब वो दोनों गैमिट आपस में मिलते हैं तब जो है नया जीव का उत्पत्ति होता है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे इंटरकोर्स का होना जरूरी नहीं, यानी कि मेल फीमेल को आपस में मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि उसके युग्मक भी आपस में मिल जाते हैं तो नए जीव का जन्म हो सकता है। जैसे पादप, पेड़ पौधे, उच्च वर्ग के जो पेड़ पौधे होते हैं, आम हो गए, कटहल हो गए, लीची हो गए, तो इन सभी में जो है लैंगिक जन्म होता है। तो वहाँ तो मेल और फीमेल फूल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी प्रकार की कोई क्रियाएं तो करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल का आपस में मिलना आवश्यक नहीं है, उनके युग्मकों का मिलना। तो ये था हमारा जनन चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं, किस जीव में किस प्रकार से, जैसे अमीबा में अलग प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन पादपों में भी होता है, पादप जो है दोनों विधि से करते हैं, अलैंगिक विधि से भी करते हैं और लैंगिक विधि से भी करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पादप कौन सा पादप अलैंगिक करता है, कौन सा पादप लैंगिक करता है। जब हम लोग लैंगिक की चर्चा करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए। यदि किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और